नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे वो है महसूलात, रेवेन्यूज़, टैक्स रिफॉर्म और ख़ास तौर पे FBR की कारकर्दगी के मुतालिक। आपको पता होगा कि हमारे मुल्क के अंदर बड़ा वावेला होता है। हर शहरी ऐसा महसूस करता है कि वो टैक्स चोर है। ताजिर, सनतकार, बिजनेसमैन, सरमायाकार, हर शख्स को ये तासुर दिया जा रहा है कि जनाब वो टैक्स चोर है। हर तरह से हमसे टैक्स ले लिया जाता है। अब तो शुक्र है कि नोटिस लिए जा रहे हैं इन चीज़ों के, इस तक के हम फ़ोन भी उठाते हैं, कार्ड डालते हैं तो भी टैक्स कट जाता है। गरीब के बच्चे के स्कूल के ऊपर भी और उसकी फ़ीस के ऊपर भी जनाब टैक्स काट देते हैं। बोलते हैं कि तुम्हारा बाप जो है वो टैक्स पेयर नहीं था, इसलिए हमने तुम्हारे काट दिए पैसे। फाइलर नॉन फाइलर का झगड़ा जो है वो अलहदा खड़ा किया हुआ है। कहते हैं फाइलर और नॉन फाइलर यानी दो शहरियों की दो कैटेगरीज बना दी। ग्रेड 1 शहरी जो कि फाइलर है, ग्रेड 2 शहरी जो कि नॉन फाइलर है। अब ये कहते हैं कि जनाब घर भी नहीं लेने देंगे 4 मिलियन से ऊपर का अगर जनाब आप टैक्स पेयर नहीं होंगे। हाउसिंग, राइट टू हाउसिंग ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आज तक बात की रिफॉर्म की, शोर मचाया, कमेटियां बनाई, कंसल्टेटिव बॉडीज बनाई, टैक्स के माहिरीन को बिठाया। उन्होंने टैक्स के माहिरीन ने पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई, उल्टा जो काम हो रहा था वो और ख़राब हो गया। टैक्स के माहिरीन जो हैं वो FBR के साथ मिलकर जो पॉलिसी मेकिंग करते हैं उसमें बेचारे ताजिर, सनतकार, सरमायाकार और फंस जाते हैं। पता नहीं क्या अजीब व गरीब किस्म की प्लानिंग है। बात करने को किसी को कहें तो हलक खुश्क हो जाती है, क्योंकि हर आदमी डरता है। मेरे ख्याल से इस मुल्क के अंदर अगर कोई किसी इदारे से डरता है, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ना खलाई मखलूक ना फरिश्तों से, सबसे ज़्यादा इनसे डरता है। मैं खुद हैरान होता हूँ कि आखिर क्या बात है ऐसी, और क्या ऐसी चीज़ है और इनके हाथ में क्या ऐसी अथॉरिटी कि हर शख्स इनके नाम को सुनते ही परेशान हो जाता है। इसके बारे में हम बात करेंगे, इनकी कारकर्दगी के मुतालिक भी बात करेंगे और हर इदारे के मुतालिक बात होनी चाहिए। ख़ास तौर पे इनके अपने अफसरान, जिनमें अच्छे लोग भी हैं, ईमानदार लोग भी हैं, वो भी काफ़ी मरतबा जो है कोशिश करते हैं खामोशी से, तरीके से, किसी तरह ढके छुपे अंदाज के अंदर इशारतन, इस्तिलाहन ये ज़रूर कहते हैं कि जनाब रिफॉर्म होना चाहिए इदारे में। मेरे साथ दो बड़े ही अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू हैं। सबसे पहले तारुफ कराता चलूँ जनाब ज़ुबैर तुफ़ैल साहब जो कि साबिक सदर FPCCI हैं, और इनके साथ मौजूद हैं जनाब अतीक मीर साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के। आप दोनों मेहमानों को मैं वेलकम करता हूँ शो में। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जनाब ज़ुबैर तुफ़ैल साहब से। ज़ुबैर तुफ़ैल साहब, मेरे जहन में जो उभरते हुए सवालात हैं, और मेरे ख्याल आपके पास भी होंगे, इस तरह की चीज़ें बहुत सारी आती होंगी, इस तरह के इश्यूज़ आपके पास रेज़ किए जाते होंगे कि जनाब वाला बहुत सारे ताजिर, सनतकार, चाहे वो लार्ज बिजनेसेस हों, दरमियाने या छोटे दर्जे के ताजिर हों, सनतकार हों, उनकी शिकायत ये रहती है कि टैक्स सिस्टम जो है वो उनके साथ इन सिंक नहीं है, और उनको बहुत सारे ऐसे मेजर्स का सामना करना पड़ता है कि दे आर स्केर्ड ऑफ द टैक्स मैन। देयर इज़ ए ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटीज़, सिटीजन्स एंड बिजनेसेस। इसको कैसे कवर करें, आप अपने कमेंट्स दें इस बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सही कहा कि जो टैक्स पेयर है उसको जो FBR से अक्सर शिकायत होती हैं, और FBR जो टैक्स नेट के अंदर आ जाता है वो फिर FBR के शिकंजे में होता है और उसी को बार बार तंग किया जाता है। वो टैक्स भी देता है और उसके बावजूद परेशानियां भी झेलता है। अगरचे FBR पे जो इस्लामाबाद के हद तक जो है पॉलिसीज़ अच्छी बनाई जाती हैं, लेकिन जब वो पॉलिसीज़ नीचे जो आती हैं, जिसको कि फील्ड फॉर्मेशन कहा जाता है, वहाँ पे जब आती है, चाहे RTO हो, LTO, वहाँ पे आके वो उस तरह अमल दरामद नहीं होता कि जिस तरह की पॉलिसी बनाई गई है, और उनकी कोशिश होती है कि जो नेट के अंदर है उसी को मज़ीद शिकंजे में कसा जाए और उससे से ज़्यादा टैक्स लिया जाए और उसको हिरासा किया जाए। इसी वजह से शायद जो लोग नेट के बाहर हैं वो नेट के अंदर आना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं ठीक है आप हमसे विदहोल्डिंग टैक्स ले लें और हमारी जान छोड़ें, लेकिन हम आपको ना रिटर्न दाखिल करेंगे ना कुछ करेंगे। लेकिन इस बजट के अंदर हुकूमत ने कुछ ऐसे इक़दाम किए कि जिसकी वजह से कोई भी शहरी, अगर वो दरमियाने दर्जे का शहरी है और कुछ ख़रीदना चाहता है, प्लॉट ख़रीदना चाहता है, घर ख़रीदना चाहता है, तो अब वो नहीं ख़रीद सकेगा जब तक कि वो टैक्स रिटर्न दाखिल ना करे। हुकूमत ने ये पाबंदी आयद की है कि 40 लाख रुपए से ज़्यादा की कोई भी मालियत की जायदाद होगी, कोई ख़रीदने जाएगा तो उसको पहले FBR के साथ रजिस्टर होना पड़ेगा। अगर वो रजिस्टर हो जाता है तो ठीक, नहीं होता तो उसको नहीं जो है। और आपने बड़ा सही कहा कि एक आदमी का बुनियादी हक़ है, हुकूमत तो किसी को घर देती नहीं है। अब अगर कोई आदमी अपने पैसों से घर लेने जाता है तो उसको ख़रीदने से रोकना नहीं चाहिए।
आपने विदहोल्डिंग टैक्स लेना है उससे ले लीजिए, ज़्यादा ले लीजिए, लेकिन ये मना ना करें कि जी वो अपने पैसों से भी घर नहीं खरीद सकता। अच्छा, यहाँ पर मैं चाहूँगा छोटे ताजरों की भी तंजीम के जो सरबराह हैं उनकी जानिब जाऊँ। अतीक मीर साहब, मुझे बताइएगा कि FBR के साथ और दीगर और जो अथॉरिटीज़ इसकी रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करें, आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे? क्योंकि छोटे ताजरों ने बहुत ज़्यादा जो है वो इस मामले में शिकायत की है, क्योंकि इस मुल्क में ही रहते हैं, इस मुल्क में ही खाते हैं, वो तो सरमाया भी किसी और मुल्क नहीं भेज सकते, उनको FATF का भी कोई खौफ नहीं, बाहर के अकाउंटों का भी कोई खौफ नहीं। वो बेचारे जब फेस करते हैं म्यूज़िक तो बड़े परेशान होते हैं, कहते हैं पाकिस्तान में कारोबार करना मुश्किल हो गया है। ज़रा आप भी इस मामले में अपने कमेंट्स दें। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो पॉलिसीज़ एक घेराव की सूरत में बनती चली जा रही हैं, उसमें टैक्स का तस्वुर तो हो गया ख़त्म। ये मुकम्मल पहले भी ये सिस्टम रिश्वत पे कायम था, और आज भी देखिए हुकूमत को जो रेवेन्यू पहुंचता है, एक टैक्स पेयर डायरेक्ट टैक्स देने वाले के ज़रिए जो रेवेन्यू पहुंचता है, उसमें 40 से 50% तो रिश्वत है, उसके बाद फिर टैक्स का तस्वुर है। और जहाँ तक गैर मुल्की इससे पहले ज़र मुबादला की बड़ी अहमियत दी जाती थी, जो लोग गैर बैरून मुल्क पैसे भेजते थे वो बहुत एक खुशी महसूस करते थे कि हमारी पाकिस्तान में रिस्पेक्ट है, हमारे अकाउंट्स के लिए जो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स हैं उन्हें एक रिस्पेक्ट दी जाती है। लेकिन अब ऐसा कतई तौर पे कुछ नहीं है। हुकूमत का एक ही जाविया, एक ही मीज़ान है कि वो एक कशकोल जो जिस पर IMF लिखा है वो किस तरह बढ़ती है। अब जितनी पॉलिसीज़ बनती हैं वो मुल्क की मुफाद को सामने रख के नहीं बनती। आप पूरे बजट को खंगाल के देख लें, पूरे बजट का बेनिफिशरी IMF है। ये ज़ुबैर तुफैल साहब बैठे हैं, ये हायर टैक्स पेयर में इनका शुमार होता है। मैं इनके साथ एक सफ़र में था, तो जब हम काउंटर पे टिकट्स के लिए खड़े थे तो इन्होंने अपना तारुफ भी करवाया काउंटर पे कि मैं हाईएस्ट टैक्स पेयर में हूँ। तो मेरा ख्याल था कि वो ये सुनकर कुछ रिस्पेक्ट देंगे कि ये एक हाईएस्ट टैक्स पेयर है, लेकिन कतई तौर पर उनके कानों पर जूं तक ना रेंगी, और उन्होंने इस चीज़ को कतई अहमियत ना दी कि मेरे सामने एक मुल्क का वो ताजिर खड़ा है जो एक लार्ज टैक्स पेयर है। तो ये चीज़ देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ कि आप टैक्स पेयर को बेनिफिट्स तो कुछ नहीं देते, इज्जत तो दें, आप रिस्पेक्ट तो दें, अहमियत तो दें। यही देखें बैंकों के निज़ाम में क्या है कि बैंक मैनेजर जिसको रिस्पेक्ट देता है वो उसे अपने लिए अच्छा बैंक समझता है, बाकी तो तमाम बैंक एक जैसे ही होते हैं। यही सबब है कि मैं देखता हूँ कि मुकम्मल तौर पे हमारा जो सेटअप टैक्स का बन चुका है वो मखसूस लॉबी के लिए है, वो कतई तौर पे मुल्क के लिए नहीं है। ये जब तक कर्जे मौजूद हैं, देखिए 40% से ज़्यादा जिस बजट के महसूलात में सूदी कर्जों की किस्त होगी वो खाक मुल्क चला सकेगा, उससे मुल्क की मैशियत, मुल्क की खुशहाली का तस्वुर कहाँ मुमकिन है। ये आपने बड़ी आम बात की है। इस मौजू के ऊपर मैं चाहूँगा कि मैं मज़ीद भी और बात करूँ, क्योंकि आपने जो रिस्पेक्ट का मामला उठाया है ज़ुबैर तुफैल साहब, मैं ये जानना चाहूँगा भाई, ये रिस्पेक्ट का जो इशू है, टैक्स पेयर की एक रिस्पेक्ट होती है, टैक्स पेयर इस मुल्क के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहा है। वेस्ट में भी टैक्स पेयर को बहुत इज्जत दी जाती है, बेशक कोई इसमें कोई दो राय नहीं है कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन टू पे टैक्स, हाउएवर द एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट इज़ वेरी नेसेसरी। आपको बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती होगी इस तरह के इदारों से, नहीं? क्योंकि जैसे इन्होंने जिक्र किया, लोगों की तो कान पे जूं तक न रेंगी जब आपने अपने मुतालिक बताया। तो मुझे भी थोड़ा सा बताएं कि रिस्पेक्ट का अंसर किस हद तक ऑब्जर्व किया जाता है इन द नेशनल रेल्म। देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा, अभी मुझे वाक़या याद नहीं जो अतीक मीर साहब ने कहा कब का वाक़या है, लेकिन जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं अगर इस्लामाबाद किसी भी जगह जाता हूँ तो मुझे जो रिस्पेक्ट डिज़ायर्ड है वो मिलती है, ऐसी बात नहीं है। मैं ऑफ कोर्स मैं वो आदमी हूँ जो करोड़ों में टैक्स देता है, ना सिर्फ कंपनी का नहीं, मैं ज़ाती हैसियत में भी जो टैक्स देता हूँ। जा रहे थे FBR की मीटिंग में जी, जहाँ PIA के काउंटर पे मुझे याद है कि आपने तारुफ करवाया था। चलें, थोड़ी बहुत ही ज़ाती बात हो जाती है, वो अब मैं भूल जाता हूँ, इसकी इतनी याद नहीं रखता, कोई बात लेकिन अर्ज़ ये करूँगा कि मैं मतलब एज ए इंडिविजुअल भी जो मैं टैक्स देता हूँ वो भी करोड़ों में। जो टैक्स लेने वाले हैं ना वो नहीं भूलते, उनकी याददाश्त अच्छी है। ये मैं सिर्फ आपको बहरहाल देखिए, उसमें ये है कि ये FBR का फ़र्ज़ है कि जो लोग टैक्स पेयर्स हैं उनको जो रिस्पेक्ट भी दें
और उसके अलावा उन्हें कुछ फैसिलिटेट भी करें। अगर एक आदमी है इतना टैक्स दे रहा है तो उसको इन रिटर्न भी कुछ मिलना चाहिए। तमाम चीज़ें ऐसे नहीं है कि सिर्फ आप टैक्स लें। और दूसरा ये कि जो लोग नेट के अंदर हैं ये उन्हीं को बार बार तंग करते हैं। सर लेकिन ये किस तरह का निज़ाम है जो एमनेस्टी स्कीम के जरिए उन लोगों को रिलीफ और रिलैक्सेशन देता है जिन्होंने टैक्स पे नहीं किया, जो रिलैक्स हैं, जिन्होंने पैसे उठा के बाहर के ममालिक में स्टैश कर दिए, वहां पर मकान ले लिए, घर ले लिए, बच्चे बसा दिए, उनके बच्चे पढ़ते भी वहीं हैं, बेगमात भी वहीं हैं, लाइफ स्टाइल भी वहीं है, उनको रिलीफ है। जो टैक्स पेयर है उसके ऊपर मजीद बोझ। ये बात कुछ हजम भी नहीं हुई और कुछ समझ भी नहीं आई। इस पर थोड़ा सा आप एलेबरेट करें, फिर मैं आगे। मैं आपसे अर्ज करूं कि आप सही कह रहे हैं, मुझे खुद तकलीफ होती है जब एमनेस्टी स्कीम आती है, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, इसलिए कि मैं तो 30% या 35% इनकम टैक्स दे रहा हूँ और एक दूसरे आदमी को आप 2% और 5% लेके उसकी जो हिडन वेल्थ है उसको जो सिस्टम के अंदर ला रहे हैं। ये इस चीज़ को मैं कभी भी टैक्स एमनेस्टी के हक़ में नहीं था, लेकिन इस वक्त मसला ये है कि मुल्क जो है वो मुश्किलात का शिकार है। तो आपने कड़वी गोली समझ के खा ली। जी, मुल्क को ज़रूरत है फॉरेन एक्सचेंज की, तो इस वजह से मैंने इस टैक्स एमनेस्टी स्कीम को सपोर्ट किया और FPCCI ने भी सपोर्ट किया। अनफॉर्चुनेटली जो मैंने लोगों से सुना है, इट डज नॉट कंपेल कि आप अपने पैसे वापस लेकर आएं। आई थिंक इट फोकसेस ऑन डिक्लेरेशन। यहां पर मैं आपके साथ मजीद गुफ्तगू करूंगा, लेकिन मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू जारी है हमारी रेवेन्यू और टैक्स रिफॉर्म के मुतालिक। हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो इदारे इस पर मामूर हैं उनकी अपनी कारकर्दगी क्या है। मैं अब बराह रास्त जाऊँगा जनाब अतीक मीर साहब आपकी जानिब। अतीक मीर साहब, मैं कन्फ्यूज़ इस वजह से हूँ क्योंकि हम इस तासुर के नीचे इस इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं जहाँ हमें ये इम्प्रेशन दिया गया है कि हम टैक्स चोर हैं और छोटा ताजिर सबसे बड़ा टैक्स चोर है। जिस आदमी के बस में आता है और ख़ास तौर पर मईशतदान, वो टीवी पर आकर कहता है छोटा ताजिर टैक्स चोर है, दरमियाने दर्जे का ताजिर टैक्स चोर है, ये तो टैक्स ही नहीं देते। देखें दुनिया में और पाकिस्तान में कितना डिफरेंस है, और हमारे यहाँ इतने रिटेलर हैं, इतनी दुकानें हैं, 96 लाख दुकानें हैं, 95 लाख दुकानें, और देखें वो टैक्स नहीं देते। तो आप सब लोग टैक्स चोर हैं? क्या आप लोगों के साथ चोरों वाला ट्रीटमेंट होना चाहिए? मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं। देखिए सब ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, और जिस तरह हम कहते हैं ना कि ये एक मैशियत के मामलात को बजट में आप देखते हैं कि सियासत के सुनहरे औराक में लफ्ज़ी औराक में लपेट के पेश किया जाता है। इसी तरह ये एक अवाम पर अपनी नाक़िस हिकमत अमली पर पर्दा डालने के लिए इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि अवाम टैक्स चोर है। अभी आपने कहा कि फ़ोन रिसीव करते टैक्स लग जाता है, फ़ोन उठाती टैक्स लग जाता है। मैं कहता हूँ ये IMF का अगर यही तर्ज रही तो एक वक्त आएगा लोटा उठाती टैक्स लग जाएगा। लेकिन सर हम परायों को क्यों इसका जिम्मेदार ठहराएं? IMF ने तो ये नहीं कहा। IMF ने तो सिर्फ ये कहा है हमारा कर्जा लौटाओ। अब उसकी खातिर क्या क्या करना है ये तो हमने सोचना है। अगर हमारे लोगों की विजन ही नहीं है, हम हर चीज के ऊपर गरीब से आम आदमी से टैक्स लेना चाहते हैं, तो ये हमारे विजन का फॉल्ट है। ये तो आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। हर वो शख्स जो किसी सूदखोर के चुंगल में फंसा हो वो जान सकता है, उसे अंदाज़ा है कि वो कितना संगदिल हो जाता है, कितना जालिम हो जाता है। ये पूरी कौम सूदखोर मालियाती इदारों के चुंगल में फंसी है। मैं आपको एक बहुत ही अफसोसनाक रियलिटी बताता हूँ कि FBR जहाँ गुज़िश्ता दिनों एक टैक्स पॉलिसी पर बात के लिए मुल्क भर के ताजिरों को बुलाया गया, मैं भी उसमें 5-6 मीटिंग्स में गया। मैं ये देख के हैरान रह गया कि वो ना किसी की सुनते हैं। मुल्क का कोई चैम्बर, फेडरेशन ये दावा नहीं कर सकते कि उनकी वो कुछ सुन के पॉलिसी बनाते हैं। इन सब की तजावीज़ को वो अपने फुट पे मारते हैं। यही सबब है कि फिर वो हम सोचें वो किसकी सुनते हैं। मुल्क का कोई मैशदान ये दावा नहीं कर सकता कि वो पाकिस्तान की कोई टैक्स पॉलिसी बनाता है। ये सब दफातर बन गए हैं, ये सब आलाकार बन गए हैं IMF के। उन सूदखोर मालियाती इदारों ने
सिर्फ एक नजरिए पर मुल्क का मुआशी ढांचा उस्तवार किया है, वो नजरिया ये है। नहीं तो छोटा ताजर क्या सोचता है, मादरत के साथ यहाँ पर छोटा ताजर क्या सोचता है, क्या एमनेस्टी स्कीम लेकर आए, उन लोगों को फेवर किया, आप लोग अगर टैक्स ना दें तो आप चोर हैं, लेकिन अगर ये कलेक्ट ना कर पाए तो ये नाअहल नहीं है क्या? मैं मतलब ये कि ऑब्वियसली दिस इज द ऑब्वियस आउटकम ऑफ दिस। देखिए, एमनेस्टी के नाम से अगर एक जांच पड़ताल का एक चालबाज सिस्टम अगर पेश किया जाएगा तो छोटा ताजिर कभी भी उसमें नहीं आता। देखिए, जो इस वक्त सिस्टम बन गया, इस वक्त राशियों की एक फौज है, जफर फौज है, जो इनकम टैक्स या सेल्स टैक्स के इदारों में बैठी है, जिनके खिलाफ यहाँ तक कि बहुत सारे एहतसाबी सेल खुल गए, लेकिन कौन किसी की सुनता है? यहाँ मैं देख रहा हूं कि कोई डर ऐसा नहीं है। कौन किसी की सुनता है? ये बड़े ताजिर भी और फेडरेशन भी और दीगर और चैम्बर्स शोर मचाते रहे रिफंड के लिए, रिफंड नहीं मिला। काम के अंदर सबसे पहली शिकायत जुबैर तोफैल साहब आप लोगों की यही होती है, हमें रिफंड दे दो, रिफंड दे दो। इतने अरसे से रिफंड ही नहीं मिला और फिर शिकायत अपनी जगह वहीं खड़ी हुई है, लेकिन टैक्स चोर फिर ताजिर है, सनतकार है, ऐसा क्यों? देखिए, ये हकीकत है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके रिफ़ंड जो हैं अरसे से रुके हुए हैं। आज से तकरीबन 1 साल पहले इन्होंने तकरीबन 3 किस्तों के अंदर 80-90 अरब रुपए लौटाए थे, लेकिन जिस तरह टाइम गुजरता है तो फिर और एक्सपोर्ट होती है तो रिफंड्स मजीद जमा हो जाते हैं। वादा किया है, वादा किया है लौटाएंगे। देखिए, अभी भी वादा किया है हमारे मिफ्ता इस्माइल साहब ने कि वो इस महीने के आखिर तक 100 अरब रुपए के टैक्स रिफंड्स जो हैं जारी करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो उन्होंने कहा उस पर अमल करें, लेकिन आमतौर से जो पास्ट रिकॉर्ड देखें तो उसमें ऐसा लगता है कि शायद ये 15 दिन के अंदर 100 अरब लौटा नहीं सकते। बहरहाल मैं फिर भी दुआ करता हूँ कि ये जो इन्होंने कहा उसको अमल दरामद करें, और अदरवाइज एक्सपोर्ट क्यों कम हो रही है? एक्सपोर्ट इसी वजह से, एक्सपोर्टर्स जो परेशान है इसी वजह से, जब उनके पैसे नहीं मिलते, इसी वजह से आपकी एक्सपोर्ट 25 अरब से घटती घटती 20 अरब पे आ गई थी और अब दोबारा से एक्सपोर्ट बढ़नी शुरू हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ पैकेज का ऐलान किया है, कुछ चीज़ें हैं, करेंसी डिवैल्यू हुई है, करेंसी डिवैल्यू होने से भी जो है आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी है। और अब तकरीबन उम्मीद की जाती है कि जून सन 2018 तक एक्सपोर्ट जो है 23-24 अरब तक चली जाएगी, जो कि आखिरी साल की 20 अरब से काफ़ी ज़्यादा है। आप कुछ कहना चाह रहे थे तीक मीर साहब? मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो अब एक भागते हुए चोर हैं। चोरों जो खुद टैक्स चोरी के इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स में मुलव्वस हों, जिसका वजीर दाखिला मफरूर हो, जिसका वजीर आज़म माजूल हो, जिसकी मैशियत मफलूज हो, मुझे बताइए क्या वापस करेंगे? निकाल लिया मैंने सोल्यूशन, आपने खुद बता दिया सर। एक स्ट्रेचर आप लोग भी मंगवा लें, जिसको कोई मसले मसाइल का सामना करना पड़े रेवेन्यू के हिसाब से, कोई कागज आए, कोई खत आए, आप भी स्ट्रेचर पे लेट जाएं। क्यों भाई जुबैर तोफैल साहब, ये तो आपको बेहतरीन सोल्यूशन आपको बता दिया, स्ट्रेचर पे लेट जाएं, हाथ पे पट्टी बांध लें, बीमार हो गए, सारे मसाइल का हल। व्हाट डू यू से? देखें, ये कोई हल नहीं है। जो पाकिस्तानी ताजिर हैं वो तो सब मुल्क के अंदर पॉलिसी मेकर तो यही कर रहा है, पॉलिसी मेकर बीमार है। मैं आपसे अर्ज करूं, देखें, पाकिस्तान के जो ताजिर सनतकार हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं, वो अपना अपना उनका जो भी जिम्मेदारी है सब पूरी तरह से जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तभी तो एक्सपोर्ट 20 ये आप कह रहे हैं जी। लेकिन जब ऐवानों के अंदर मीटिंग होती है तो आप लोगों की तरफ उंगली उठा उठा के कहा जाता है कि आप लोग टैक्स चोर हैं। ऐसी बात नहीं है। देखें, आज से 5 साल पहले हिलरी क्लिंटन जब पाकिस्तान आई थी वो हमें कहकर गई आप लोग टैक्स नहीं देते हो। हिलरी क्लिंटन। अली नासिर साहब, मैं आपसे एक चीज अर्ज करूं, आज से 5 साल पहले 1950 अरब टैक्स जमा होता था और आज ठीक 5 साल के बाद हमने 4000 अरब रुपए जमा किए टैक्स के एफपीआर ने। तो किसने? पाकिस्तानी ताजिरों ने तो दिए पैसे, पाकिस्तानी सनतकारों ने पैसे दिए ना, कहीं और से नहीं है। ये उनकी कारकर्दगी हो गई। ये देखिए, ये उन्होंने कह दिया हमारी कारकर्दगी हो गई। उनकी कारकर्दगी है या आपकी कारकर्दगी? मुझे सिर्फ इतना बता दें। हमारी कारकर्दगी है, हमने इतना टैक्स दिया, हमने 5 साल में 1950 को 4000 अरब पे पहुंचा दिया और अगले साल के लिए टारगेट रखा गया है कि 4400 अरब रुपए टैक्स के जमा किए जाएंगे। पाकिस्तानी मईशत में तो इससे भी बहुत ज़्यादा दम है, इससे ज़्यादा टैक्स दे सकते हैं अगर उसको पॉलिसी आसान बनाई जाए, उनको तंग ना किया जाए, उनको गैर ज़रूरी ऑडिट के नोटिस जारी ना किए जाएं, तो आपको इससे भी कहीं ज़्यादा पैसे जो हैं हर साल मिल सकते हैं। क्यों आप ये कह रहे हैं अगर इनकी पॉलिसीज ज़्यादा अच्छी हों, एफबीआर का तरीकाकार और बेहतर हो,
आप लोगों के साथ रवैया और ज्यादा अच्छा हो तो और ज्यादा आप लोग रेवेन्यू दें। यकीनन अतीक मीर साहब, हिलरी क्लिंटन जो कहकर गई, ये बार बार उसकी कैसेट चला चला के हमें दिखाते हैं और कहते हैं जनाब हिलरी क्लिंटन कह के गई आप टैक्स नहीं देते, इस वजह से अब आपको टैक्स देना चाहिए। तो अतीक मीर साहब, हिलरी क्लिंटन के बयान के ऊपर अब इस मुल्क की टैक्स पॉलिसियां बनेगी। हिलरी क्लिंटन का बयान तो पुराना हो गया, अब तो जो नई बातें हैं वो आपके सामने है कि टैक्स चोर कौन है। जिस मुल्क के सियासतदान, जिस मुल्क के हुक्मरान चोरी का सिंबल बन जाएं तो फिर आवाम से क्या गिला किया जाए। आवाम तो उन्हीं को देखेगी, उन्हीं की वो सूरत अपनाएगी। जहाँ तक हिलरी क्लिंटन की बात है, देखिए आज ये तो जो उसके कान में आप डालोगे वही बात कहेगी, लेकिन हकीकत यही है कि एक टैक्स के फैलाव का इतना बड़ा ढांचा बन चुका है कि एक शख्स जो पैदा होता है, एक बच्चा जो पैदा होता है और उसको उस वक्त ज़रूरियात की जितनी चीज़ें भी मैसर होती हैं वो टैक्स की अदायगी के बगैर दस्तयाब नहीं है। एक शख्स जो दुनिया से रुखसत होता है, उसके कफन दफन में जितना कुछ भी सामान है सब पे टैक्स होता है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये तो एक लफ्ज़ जुमला ही गलत है कि अवाम टैक्स नहीं देती। ये ज़रूर है, देखिए ये ख्वाजा साहब बैठे हैं और इनसे पूछ सकते हैं आपके गुज़िश्ता 10 साल से इन्होंने कितने फेरे मेरे साथ इस सिलसिले में इस्लामाबाद के लगाए कि FBR एक ऐसी टैक्स पॉलिसी पेश करेगा जो आवाम दोस्त होगी, जो ट्रेडर्स फ्रेंडली होगी। लेकिन क्या ऐसी पॉलिसी, ऐसा सिस्टम ये FBR दे सका? कतई नहीं। बल्कि हमारा वहाँ जब हम FBR में जाके बैठते थे तो हमारी शक्लें देखते थे जैसे उनके पास कोई अख्तियार ही ना हो। वजीर ख़जाना आएंगे, वो आपको बताएंगे, यानी कतन किसी के हाथ में कुछ नहीं है। चले मैं जुबैर तुफैल साहब आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये टैक्स रिफॉर्म के सिलसिले में बड़ी चाय की दावतें हुई, बहुत लोगों की दावतें हुई, बड़े फेरे लगे और वो लोग यहाँ आए, आप लोग वहाँ गए। कितना टैक्स रिफॉर्म हुआ, कितना टैक्स सिस्टम के अंदर रिफॉर्म आया, कितना सिस्टम अपग्रेडेशन के ऊपर काम हुआ, ज़रा हमें भी बताएं। देखिए, टैक्स रिफॉर्म्स का एक कमीशन बना था जिसमें प्राइवेट सेक्टर के टैक्स कंसल्टेंट्स भी थे और सारे लोग थे। उन्होंने कई माह की कोशिश के बाद एक अपनी रिपोर्ट बना के पेश की, लेकिन बदकिस्मती से वो जो रिपोर्ट थी उसके ऊपर पूरी तरह अमल नहीं किया गया। चीदा वो चीज़ें ले ली गई जो कि हुकूमत के हक़ में थी और जो दीगर चीज़ें थीं उसके ऊपर उन्होंने कोई उस पर एक्शन नहीं लिया। तो लिहाजा टैक्स रिफॉर्म ने जितना भी काम किया तो मैं समझता हूँ कि उनकी 30% से ज़्यादा चीज़ें नहीं मानेगी, बाकी जो थी मुस्तरद कर दी गई। और अगर कुछ हम समझते हैं कि कुछ आखिर में कुछ थोड़ा बहुत अगर इस हुकूमत से रिलीफ मिला तो पहली दफ़ा इस बजट में मिला, वो ये था कि इन्होंने इनकम टैक्स का रेट कम करके 5, 10 और 15% कर दिया 30% से। दूसरी बात ये कि इन्होंने 12 लाख, इस हुकूमत ने 12 लाख रुपए तक की आमदनी को टैक्स से एग्जम्प्ट कर दिया। तो ये एक मैं समझता हूँ इनका इकदाम है कि जिसको हम तारीफ नहीं, अगर कोई अच्छा काम हुआ है तो जाहिर बात है उसको हाईलाइट करना चाहिए। लेकिन ओवरऑल एक्सपोर्टर्स के साथ इनका रवैया बहुत ख़राब रहा। इन्होंने एक्सपोर्टर्स को इतना तंग किया कि एक्सपोर्ट्स 25 अरब से गिर के 20 अरब पर चली गई और अभी भी जो एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं तो उसकी वजूहत एक तो करेंसी की एडजस्टमेंट था और दूसरा ये था कि बैनुल अक़वामी मार्केट में कॉटन के रेट भी बढ़ गए। जो पहले कॉटन 65 सेंट की थी वो आज 82-83 सेंट की हो गई, तो उसकी वजह से भी जो है हमारा जो एक्सपोर्ट बढ़ी है और ये आज 24 अरब के करीब पहुंचने जा रही है। लेकिन अगर यही इसी तरह से सिलसिला चला तो मैं समझता हूं मजीद थोड़ी सी एक्सपोर्टर्स को और रियायत दें। मुझे एक थोड़ी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आता हूं, फिर इस आम भी उठाऊंगा आपके सामने कि क्या एक छड़ी से ही आपको सबको हाँकना है। जो लोगों के इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं उनको नहीं देखनी, बल्कि हर चीज़ जो है वो एक लार्ज स्केल में करनी है ताकि आपकी परफॉर्मेंस दिखाई दे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। वैसे तो रेवेन्यू सिस्टम्स इस तरह के हैं कि जनाबे वाला 70 में गलती निकाली जाती है और ख़ुद जो है वो अगर नाहली ऐसी हो कि अरबों
रुपयों के हिसाब से शॉर्टफॉल आ जाए, जो टारगेट दिया जाए जनाब हम इतना रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद वो रेवेन्यू कलेक्शन ना हो सके तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपके एक सतर में भी गलती निकल आई, एक अकाउंटिंग एंट्री के अंदर भी मसला निकल आए, तो सवाल व जवाब, खतूत का रद्दोबदल, आमद और बरामद। लेकिन मेन इशू ये है कि खुद शॉर्टफॉल आ जाए, कोई इशू आ जाए, डेफिसिट क्रिएट हो जाए, जो टारगेट सेट किया जाए वो पूरा ना किया जाए, नो इशू। तो ज़ुबैर तुफैल साहब, ये हैरानगी की बात नहीं कि हर साल आप देखते हैं कि बजट से पहले एक टारगेट लिया जाता है या दिया जाता है, फिर उसके बाद वो पूरा भी नहीं होता और फिर उसके बाद कोई पूछने वाला भी नहीं होता और यही कह दिया जाता है अगर गलत फिगर भी आ जाए कि टाइपराइटर करते हुए टाइपिंग में कोई गलती हो गई। ये क्या है, इसको थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करें। देखिए, जहाँ तक रेवेन्यू टारगेट की बात है, वो तो इनका मुसलसल आखिरी 3 सालों से पूरा हो रहा है। इन्होंने जितने भी टारगेट रखे अलावा एक दफ़ा के, वरना इन्होंने तकरीबन हासिल किया। और हासिल करने में इसी तरह से है कि जो टैक्स गुजार है उसी का बाजू मरोड़ते हैं, उसी से टैक्स लेते हैं। इस साल इन्होंने तकरीबन पहले शुरू में 4000 अरब से ज़्यादा का टैक्स टारगेट रखा था, 4100 अरब का। लेकिन फिर कुछ जब देखा कि रेवेन्यू कलेक्शन थोड़ी सी वीक है तो उसको फिर रिवाइज करके 3950 पे ले आए और 3950 अरब रुपए जो हैं वो एफबीआर ने जमा कर लिए। अब रहा सवाल अगले साल का कि इन्होंने 4400 अरब का टारगेट रखा है, तो ये भी जमा हो जाएगा, इसलिए कि इकॉनमी में भी ग्रोथ हो रही होती है। उसके अलावा आपके रुपी करेंसी जो है अगर वो फर्दर डिवेल्यू हो जाती है तो ये 10% ग्रोथ हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है बिजनेस करने के लिए, फिर आप किस तरह रिवाइज कर सकते हैं अपवर्ड? मैं तो सिर्फ मतलब ये कि मैं तो इसका इजहार कर सकता हूं कि एक तरफ अगर जीडीपी के भी मैं कहूंगा बड़े कंजर्वेटिव टारगेट्स होते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर जीडीपी का टारगेट कंजर्वेटिव है तो हाउ कैन यू हैव एन अनरियलिस्टिक टारगेट फॉर टैक्स कलेक्शन? देखिए, इस वक्त जीडीपी का टारगेट जो अगले साल के लिए 6% रखा है, तो मैं समझता हूँ 6% जीडीपी ग्रोथ हासिल की जा सकती है। पाकिस्तान में इस वक्त आपकी मईशत जो है तमाम मुश्किलात के बावजूद मईशत जो है बेहतर तरीके से चल रही है। आपकी कई इंडस्ट्रीज़ बहुत अच्छा चल रही हैं। मिसाल के तौर पे सीमेंट इंडस्ट्री है जहाँ पे कि आपकी प्रोडक्शन जो है 50% आखिरी 2 सालों में बढ़ गई है। 50 हमारे पास 40 मिलियन टन की सीमेंट पैदा करते थे, अब इस साल के आखिर तक हम तकरीबन 58 से 60 मिलियन टन सीमेंट बना रहे होंगे। ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो बहुत अच्छी तरह से जा रहा है। तमाम कार इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनकी प्रोडक्शन प्री सोल्ड होती हैं। उसके बाद आपके तकरीबन 3 नए कार मैन्युफैक्चरर्स पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं, उसमें एक किया है और दो कोरिया से हैं और एक चाइना से है। तो ये तमाम चीज़ें कुछ बेहतरी की भी हैं, लेकिन जो एक्सपोर्ट्स का जहाँ तक ताल्लुक है उसमें आपकी एनर्जी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। जब तक हुकूमत एनर्जी को सस्ता नहीं करेगी और आपके जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उसके मुताबिक बिजली की कॉस्ट ना होगी तो आपकी एक्सपोर्ट तेज़ी से नहीं बढ़ सकती। अगर हुकूमत बिजली की कीमत में करीबन 25% कमी कर दे, उसमें मैं बिजली और गैस दोनों का, तो आप देखिएगा कि यही एक्सपोर्टर्स जो हैं अगर आज 24 अरब की एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इंशाल्लाह अगले साल 28-29 की करेंगे। आपके एक्सपोर्ट्स को 20% बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक्सपोर्ट के बढ़ने में रुकावट मेन जो है वो एनर्जी की कॉस्ट की है। अगर एनर्जी की कॉस्ट हुकूमत कम करती है तो यकीनन एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी और भी जो चीज़ें हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगी। हुकूमत कैसे कम करेगी? ये तो चाइना कम करेगा। आपने तो सीपेक के ऊपर यू बेट, इफ आई एम यूजिंग द राइट वर्ड्स, यू आर बेटिंग ऑल योर चिप्स ऑन सीपेक। यकीनन सीपेक पे जो है हमने बहुत ज़्यादा इन्हसार किया है, और लेकिन उसके साथ साथ जैसे सीपेक के पावर प्रोजेक्ट सारे कंप्लीट हो रहे हैं तो उनको कंपटीशन के ज़रिए उनकी प्राइस कम होनी चाहिए। तो कैसा महसूस होता है सीपेक के मंसूबों के लिए टैक्स मरात और आप लोगों के लिए वही? देखिए, हुकूमत ने क्योंकि चाइना से एक इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आ रही है तो लिहाजा उनको, आपने किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर को जब अपने मुल्क में लाना हो तो उसको कंसेशंस देनी पड़ती है। और लोकल इन्वेस्टर को भगाना हो? नहीं, लोकल इन्वेस्टर को भी जो है मेरा ख्याल है वो जो अभी ईद आएगी, देखना सारे दुबई बैठे होंगे, मैं आपको सेल्फियां दिखा दूंगा आपके सारे ट्रेडर बिजनेसमैन की, बुरा ना मानिएगा अतीक मीर साहब, वो तस्वीरें आप भी देखेंगे। ये बड़ी बेहतरीन टैक्स पॉलिसियां हैं जिनके अंदर पैसे सारे दुबई चले जाते हैं और जनाब यूएसए चले जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं, यूके चले जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं टिकते। ये कैसी टैक्स पॉलिसियां मुरतब की जा रही हैं, जरा मुझे भी एक्सप्लेन करें। और फिर उसके बाद एमनेस्टी स्कीम देके रिलैक्स, अगर आपने कोई गलत काम किया आपकी पुरानी चोरी माफ, आपका पुराना डाका माफ, आपके पुराने क्राइम्स माफ। देखिए, मुकामी तौर पर सरमाया
जो खुले दिलों मार्केट से निकलना शुरू हुआ, वो ये बैंकों पर जो विदहोल्डिंग टैक्स की एक तलवार लटकाई गई, उसके बाद हमने देखा कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद ओयास, जो टैक्स पेयर है, जो FBR में मौजूद है वो भी, और जो सिस्टम में मौजूद नहीं है, एक बेवा है, यतीम है, कोई रिफाई इदारा है, सबका टैक्स कटता है। ये जुल्म सिर्फ इस मुल्क में होता है। यहाँ से पाकिस्तान की टैक्स पॉलिसी को धचका लगा। फिर उसके बाद जिस तरीके से ये मासूमाना बात होती है कि हमने टैक्स एग्जेप्शन 12 लाख कर दिया, 10 लाख कर दिया, ये एग्जेम्पशन के बाद जो भी सिस्टम में आता है, सिस्टम के बाद जो ही वो स्क्रूटनी में या ऑडिट में उसका नाम आ जाता है, तो हमने देखा कि वो पनाह मांगता है टैक्स सिस्टम से, वो कोसता उस वक्त को कि मैं क्यों नेट में आ गया। यही सबब है कि आज मैं देख रहा हूँ कि सिस्टम खाली हो गया। 7-7.5 लाख ये टैक्स पेयर का होना, ये इस मुल्क के लिए यकीनन एक तशवीशनाक बात है। आज भी मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ों की इस्लाहात कर लें, कि ये आपने एक्सपोर्ट की तो बात कर ली कि एक्सपोर्ट में बेहतरी आई है, लेकिन कभी कोई सोचता है कि इंपोर्ट का फ्लड जो मुकामी मैशियत को बहा के ले गया, जो पाकिस्तान के सरमाए को निचोड़ दिया, जिसने पाकिस्तान में डॉलर्स की कीमत को एक बहुत ही तशवीशनाक सतह पे पहुंचा दिया, उस पर कोई बात नहीं करता, उस पर कोई गौर नहीं करता। जी आप कुछ इजाफा करना चाह रहे हैं जुबैर तुफैल? मैं अतीक मीर साहब, मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ। ये जो इंपोर्ट है वो इस वक्त बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। गुज़िश्ता साल हमारी इंपोर्ट जो थी वो करीब 45 अरब थी, और अब बढ़ते बढ़ते इस साल 60 अरब डॉलर पे जा रही है, 60 बिलियन डॉलर। हम हर महीने 5 अरब डॉलर की बाहर से चीज़ें मंगवा रहे हैं। इसके बारे में कोई हमें फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए कि जो बाहर से बेदरेग इंपोर्ट हो रही है इसके ऊपर सख्ती की जाए, ताकि हम बात बड़ी की है। बात ये देखें, ये जो डेफिसिट्स पिछले 3-4 सालों में ये तो बढ़ता चला जा रहा है, तो एक्सपोर्ट का बढ़ना हमारे किसी काम नहीं आया। अगर हमें ज़र मुबादला आता है तो वो कई गुना वापस भी तो चला जाता है। मेरा कहने का मकसद ये है कि मुल्क में जो सनतें काम कर रही हैं उन्हें इस्तेहकाम मिलना चाहिए, मुल्क में सरमायाकार को एक एतमाद मिलना चाहिए, मुल्क में टैक्स पॉलिसीज़ को आसान होना चाहिए, रिश्वत के दरवाजे बंद होने चाहिए। यही सबब है कि आज लोग जब अपने मुल्क, देखिए सरमायाकार की पोजीशन ऐसी होती है कि जब गैर मुल्की सरमायाकार पे आप इन्हिसार करते हैं, वो उस वक्त आता है कि जब मुकामी सरमायाकार के हौसले को देखता है। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता कि मुकामी सरमायाकार तो मुल्क से भाग रहा हो और बैरूनी सरमायाकार मेरे पास आज वक्त मुख्तसर है अतीक मीर साहब, इस गुफ्तगू को एक और नशिस्त में ले जाना पड़ेगा। मैं हमेशा यही कहता हूं कि जो अच्छी कौमें होती हैं उनके लीडरान जो होते हैं बोल्ड स्टेप्स लेते हैं। मैं सलाम पेश करता हूं महातीर मोहम्मद साहब को, जो 92 साल की उम्र के अंदर वजीर आजम बने मलेशिया के, और आते ही उन्होंने नापसंदीदा टैक्स हटा दिया। लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन ये एक बड़ा जुर्रतमंदाना फैसला था जो उन्होंने, और कोई कड़वी गोली नहीं खिलाई बल्कि मीठी गोली दी आवाम को आते ही। ये होते हैं कायदीन, और इस तरह से चलाया जाता है मुल्क, और उसकी वजह से आप देखिएगा मलेशिया कितनी तरक्की करेगा। यहाँ पर आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।